जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथी, जैसा हमने आपसे बोला था कि आज से हम हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है बॉस, आज हम हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। तो एक बार नई एनर्जी के साथ में रेडी वर्ड को लिखिए कि वी आर रेडी। वी आर रेडी। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा, टारगेट के बारे में। हालांकि आप सब कुछ जानते हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं इसको। देखिए, टारगेट में क्या होता है कि रियली सॉरी, टारगेट में क्या होता है कि हम आपको एक टास्क देते हैं। एक टारगेट होता है हमारा डेली का। और उस टारगेट में हम क्या करते हैं आपका कि चीज़ों को हम बहुत आपको डिलीवर करते हैं अच्छे से। यानी कि एक सारा डेटा हम आपको देते हैं, लेकिन हम आपको साथ में ये बताते हैं कि भाई आपके टारगेट पर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो उनको मैं मार्कअप करता हूँ जो आपको नहीं भूलनी है। तो बाकी चीज़ों को आप बस एक फ्लो में पढ़ सकते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान देना होगा आपको। ओके। तो हमारा डेली का टारगेट आप सबके सामने है। ये पहली क्लास होगी। सेकंड क्लास में हम आपका गुलाम डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक एंड सैयद को पढ़ेंगे। यानी कि ये क्या होगा, एक इंटेंस इंटेंस स्पीड के साथ में। किसके साथ में पढ़ते हैं हम टारगेट में? टारगेट में भैया हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारी एक स्पीड होती है। ठीक है। क्योंकि हमारा एग्जाम आ रहा है, और एग्जाम किन किन साथियों का, जिनका पहले सीजीएल या फिर सीएचएसएल है, और वो सारे साथी जिनका एमटीएस है, उनको मैं अब गाइड कर दूं कि एमटीएस में चूंकि आपको अभी टाइम मिलेगा, तो आप इन्हीं क्लासेस को, जरूरी नहीं है कि आप इकट्ठे पूरी क्लास करें एमटीएस वाले बच्चे। तो आप एक क्लास को मतलब आपका 40 मिनट्स का, कभी 45 मिनट्स का, आप उस तरह से उन चीज़ों को पढ़ते हुए आगे चलें। 30 मिनट का पढ़ लें आप। ठीक है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो एमटीएस वाले, लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल वाले बच्चों को क्योंकि उनका एग्जाम पहले है, तो टारगेट के लिए हमारे पास, हमने इसको 40 डेज का लॉन्च किया था। तो हमारे लगभग 20 डेज, 20 to 20 डेज हम जो है वो हिस्ट्री को देंगे। अभी हम काउंट करेंगे इनको कितने डेज हमारे बनेंगे। तो थर्ड डे में हमारा टारगेट ये टॉपिक्स रहेंगे। फोर्थ डे में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब रहेंगे। ठीक है। फिफ्थ डे में हम सिख धर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पढ़ेंगे। सिक्स्थ डे में मराठा साम्राज्य, विजयनगर। ठीक है। और आपका भारत में व्यापारिक जो कंपनियां आई, मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। सेवन्थ टॉपिक होगा हमारा जो मेजर वॉर्स हुए या नवाब हुए बंगाल के, उनके टाइम पे क्या क्या हुआ वो देखेंगे। नाइन्थ में बंगाल के जो गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल एंड वॉइसराइज हुए। टेंथ में हम आपका 1857 रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे, पीजेंट रिवॉल्ट जितने भी हुए, किसान विद्रोह देश में। कांग्रेस को हम 11 टॉपिक में पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग को भी। ट्वेल्थ में हम करजन और जो बंगाल विभाजन उसके बाद की जो घटनाएं हैं। स्वतंत्रता के लिए साथी जो संघर्ष हुआ, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसको फिर हम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। थम्सअप करिए, आप समझ पा रहे हैं कि हम आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें डिलीवर करने वाले हैं। 14th में हम पढ़ेंगे आपका मेजर फ्रीडम मूवमेंट्स, कौन कौन से आंदोलन हुए। 15th में महात्मा गांधी। 16th में आपका मैगजीन, स्लोगन और टाइटल्स। 17th में हम आपका जो जुड़ी हुई घटनाएं रही, अतिरिक्त कुछ लगेगा तो उसको पढ़ेंगे, नहीं तो अगर बाकी में कवर हो जाएगा तो रहने देंगे। ठीक है, इसको ऊपर ही कवर कर लेंगे। 17th में हम आपका सिंधु घाटी और वैदिक युग के टाइम पर प्राचीन इतिहास में जो हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद और मौर्य डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे आपका 18th में। 19th में हम पढ़ेंगे गुप्त डायनेस्टी, वर्धन और चालुक्य वंश। ठीक है। और साथ में यहीं तक बस हमारा मतलब 19, कुल मिला के वैसे तो 20 बन रहे हैं, लेकिन हम इसको 19 क्लासेस में इंटेंस आपको चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है। एक स्पीड से हम चीज़ें आपको डिलीवर करेंगे। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ऐसा भी नहीं कि हम फर कर देंगे, हम बस आपको चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे। आप एक बार उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू कनन प्रबिया, सरिता नागर जी, अर्घा मोंडल जी, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। सर, नायक बैच से मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छा, जो साथी नायक फाउंडेशन से पढ़ चुके थे, मैं उनको बताऊं एक बार। नायक फाउंडेशन से जो साथी पढ़ चुके हैं, नायक फाउंडेशन बैच आपका यूट्यूब पर था। अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दो चीज़ें, एक तो यस आपने इसको पढ़ा है, और एक नो। अगर आपने पढ़ा है तो ये वाली क्लासेस आप ना करिए। और अगर ये वाली क्लासेस ना करें, और भैया हमारा तो रिवीजन नहीं हुआ था, रिवीजन नहीं हुआ है अगर आपका, तो आप एक रिवीजन के लिए इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिवीजन इसमें फिर आपका हो जाएगा। ठीक है। और जिन साथियों ने इसको नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए तो ये एकदम से नेसेसरी है, इन क्लासेस को वो पढ़ें।
उनके लिए नेसेसरी है, ठीक है। और साथ में उनके लिए इसलिए भी नेसेसरी है जिन्होंने नायक फाउंडेशन बैच में एक हमारा पार्ट नहीं हुआ था एंशिएंट हिस्ट्री। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस होंगी, यानी कि आपका हमने अभी बताया आपको जो टॉपिक्स होंगे 4-5, ठीक है। तो यानी कि ये कुल मिलाकर के हमारे पास होंगे, इसमें 20 टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं, तो 20 × 1.25 आप मान लीजिए। तो हम आपसे कहें तो कुल 24 घंटे होंगे हमारे पास में, और पूरे 24 घंटे में हमारा ये टारगेट है कि 24 घंटे में हमको हिस्ट्री का एसएससी के लिए क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, ये सब हमको सीखना है। ओके, शुरू करेंगे अब आप खुद से प्रॉमिस करिए कि पूरे इन 20 डेज के टारगेट में, 19 to 20 डेज के टारगेट में आप अतिरिक्त कोई बातें नहीं करेंगे। हम जो आपको डिलीवर करेंगे उस पर आपको फोकस करना है, एक बार उसका रिवाइज करना है, कम से कम 15 मिनट, 15 to 20 मिनट आपको उसके रिवीजन के लिए देने होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। और हम, हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, जो टॉपिक मिलेगा नेक्स्ट डे हम जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट डे यानी कल जो हम पढ़ेंगे, उसका जो टॉपिक होगा वो आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कभी आपका बड़ी फाइल होगी तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डे का टॉपिक जो है वो आज की क्लास के बाद में ही इसी क्लास में आपका अपलोड मिल जाएगा आपको। ओके, कृष्णा भाई, पल्लवी, कोमल दीदी, रूपेश कुमार गुप्ता भाई, हाँ, मनु कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जिन्होंने नायक से नहीं पढ़ा है वो पूरा फोकस किस पे करेंगे, टारगेट पर, चीज़ों को अचीव करना बहुत फोकस के साथ में कि हाँ भैया हम तैयार हैं एक अच्छी तरह से थोड़ा स्पीड से पढ़ने के लिए। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे, मतलब सिलेबस हम सारा दिखाएंगे आपको हिस्ट्री का, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या है उसको ध्यान देना। ओके, तो ध्यान से देखना। इतिहास, देखिए, इति धन हा धन आस, इति धन सानी, इति धन हा, यानी कि इट वाज हैपन, ऐसा हुआ था। देखिए, जो घटना सन 2047 में होगी, यानी कि आज से कितने साल बाद, 22 साल बाद, क्या आप उसको इतिहास कह सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। यानी कि जो हो चुका है वही क्या है, वही है इतिहास, यानी कि जो बीत चुका है, जो पास्ट में है। इतिहास के लिए सबसे पहले जो लेखन किया, एक बुक लिखी थी हेरोडोट्स ने, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक मैं हमेशा मार्क करता हुआ चलूंगा साथी, या डॉट बना देंगे, ठीक है, जहां जगह नहीं होगी। तो हिस्टोरिका बुक लिखी इसने, यानी कि सबसे पहले जिसने क्रम से पढ़ा, ठीक है, क्रम से उस बात को लिखा, इसीलिए इनको जनक बोला गया। हिस्ट्री को साथी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, जो अज्ञात समय से, यानी कि पता नहीं कब से, और 712 एडी, भारत में जब 712 एडी में क्या हुआ, अरब अटैक हुआ था। अरब अटैक यानी कि अरब आक्रमण का जो समय था उसको हम प्राचीन इतिहास में रखते हैं। अरब आक्रमण के बाद से लेकर के जो औरंगजेब की डेथ हुई, आप कहेंगे भैया क्यों? क्योंकि हिस्टोरियंस ने ऐसा रखा है, इसको आगे पीछे भी बहुत सारे इतिहासकार रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही मान्य है। 1707 में क्या हुआ, क्योंकि भाई मुगल वंश की अगर हम बात करें तो औरंगजेब अंतिम मजबूत शासक था उनका, अंतिम शासक नहीं, अंतिम मजबूत शासक, ठीक है। तो औरंगजेब की डेथ जो हुई वो हुई 1707 में, वहां तक के पार्ट को हम रखते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। और औरंगजेब की डेथ से लेकर के भारत जो आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये तो सब जानते होंगे 1947 में। तो ये आधुनिक इतिहास होता है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं धर्म क्या है। धर्म, धर्म क्या होता है? धर्म बताया गया है साथी, यानी कि वे ऑफ लाइफ, आपका जीने का मार्ग क्या है, आप किस तरह जीते हैं। और दुनिया में 4500 से अधिक संप्रदाय हैं, जिनमें से दुनिया में ईसाई लोग 31% हैं, मुस्लिम लोग दुनिया में 23% है। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, हिंदू लोग 15% है और बौद्ध लोग 7% है, और बाकी धर्म सब संख्या में इनसे कम है। यानी कि ये 4 बड़े धर्म हैं। अब देखिए, कोई भी जो धर्म चलता है, जैसे हमारा धर्म है सनातन, ठीक है, या आप में से किसी का जो भी धर्म हो, तो आप कहेंगे कि वो धर्म एक कोड से चलता है। जैसे देश किससे चलता है? देश एक कोड से चलता है, संविधान से। ओके, देश एक संविधान से चलता है। बहुत बढ़िया अनुपाल, बहुत अच्छा लिखा है आपने कि भैया हाँ, यही क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा मान्य है। ओके, सोरिया गुजर, वेरी गुड। तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म अपना धर्म है सनातन हिंदू, यानी कि जिसको हम या आर्य धर्म भी कई बार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आस्था है। लेकिन क्या कुछ निश्चित नियम है हिंदू धर्म में? आप कहेंगे नहीं भैया, फिक्स लॉ थोड़ी है आपके जीने का कि भाई आपको दिन में पूजा करनी है, या आपको पूजा नहीं करोगे तो आपको सच्चा हिंदू नहीं कहा जाएगा। आप देखोगे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा नहीं करते हैं,
ठीक है, बहुत सारे लोग आपका विभिन्न तरह की चीज़ों को पूजते हैं। कुछ लोग आपका प्रकृति जैसी चीज़ों को जो हमें कुछ देती हैं उनको पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका जो ईश्वर नाम दिए गए हैं उनकी पूजा करते हैं, यानी फिक्स कोई नियम नहीं है, इसलिए हमने नियम पे लगाया क्रॉस। ऐसे ही ईसाई धर्म में एक बाइबल है, वह पहली पुस्तक है दुनिया में जिसमें किसी धर्म के कुछ फिक्स लॉ बनाए गए, सर्टेन रूल्स बनाए गए कि भाई आपको ये फॉलो करना है। तो पहली पुस्तक कौन सी हुई किसी धर्म के, अगर हम बोले किसी धर्म को एक कोड के रूप में लिखा गया, तो वो है ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म आज से 1400 वर्ष पहले पैदा हुआ, यानी कि क्योंकि जो इस्लाम के आपका जनक माने जाते हैं हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, तो उनका जन्म हुआ था 570 में, सन 570 एडी में। उनकी डेथ हुई थी 632 एडी में। तो यानी कि कुल मिलाकर के हम कहें तो उनका 62 वर्ष का जीवन था, 62 ईयर्स। तो 570 आज से कितने साल पहले था? 570 एडी, 570 एडी की बात हम कर रहे हैं, 570 एडी। तो आप कहेंगे अभी चल रहा है 2025, तो कितने वर्षों का लगभग अंतर हुआ? तो 1400 वर्ष पहले इस्लाम हुआ, वहां पर भी आपका एक कोड लिखा गया विशेष रूप से, जिस पुस्तक को कहा गया कुरान। इस्लाम में यही सबसे पवित्र पुस्तक है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म यहाँ पर लिखा हुआ है 570 एडी में हुआ, मक्का और सऊदी अरब में। ठीक है, अब इनका जो जन्म हुआ था अरब कंट्रीज में हुआ, तो अरब कंट्रीज में क्या स्थिति है कि वहां पर रेगिस्तान जैसी चीजें हैं, ठीक है, डेजर्ट है वहां पर, और बहुत थोड़ी ही वहां पर उपजाऊ भूमि थी, और पूरी जगह जो थी वो कबीलों में बटी हुई थी। कबीले समझते हैं आप, बहुत बड़े क्षेत्र में कुछ घर रहे, 10-20 घर हो जाए आपका, ये कबीला होता था। प्रत्येक कबीला किसी ना किसी की पूजा करता था, और यहाँ पर एक देवता होता था, ठीक है, एक देवता होता था। वहीं उसी परिवार में, उसी कबीले में एक कबीला था कुरैश परिवार। तो उसी कुरैश परिवार में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। और यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आज जो सऊदी अरब में है, आपको पता होना चाहिए काला पत्थर है, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पर मान्यताएं बनाई उसके लिए, और मान्यताएं बनाई तो आपका इनका बहुत विरोध हुआ वहाँ पर मक्का में, जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। पॉपुलैरिटी जब किसी की बढ़ेगी तो उसका एक विरोध भी होगा ना, एक ग्रुप जो लोग पहले से वहाँ पर आपका मक्का में कंट्रोल किए हुए थे, और जब इनकी वहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इनके विरोध में आ गए, ठीक है। इनकी जो डेथ हुई थी पैगंबर मोहम्मद साहब की, वो हुई आपका 632 एडी में। तो बात ये आया कि भाई अब इनके समर्थक बहुत हो गए, अंतिम समय पर इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े आपका, ठीक है, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, और बहुत सारे कोड बनाए कि लोग इस्लाम कैसे बढ़ेगा। तो इनकी डेथ के बाद में प्रश्न ये आया कि भाई अब जो इस्लाम चलेगा उसका प्रमुख व्यक्ति कौन होगा। तो इनकी मृत्यु के बाद में 4 खलीफा हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने खलीफा हुए? 4 खलीफा हुए, जिनमें से पहला खलीफा बना, खलीफा का मतलब है कि उस इस्लाम जगत में सबसे ऊंचा पद, जिसके आदेश सबको मानने होंगे। क्या बोलेंगे? जिसके आदेश सबको मानने होंगे। तो 4 खलीफा हुए, पहले अबू बकर, ठीक है। अबू बकर की डेथ के बाद में 2 वर्ष बाद में ही उमर, उमर ने भी इस्लाम का बहुत प्रचार किया। आज जो सीरिया, मिस्र और ईरान है, इस सब में आपका इस्लाम का प्रचार किया, बहुत पर उसको फैलाया। फिर इसके बाद में तीसरे खलीफा उस्मान, और चौथा खलीफा अली। ये कौन है? आपका चौथा खलीफा है अली। अली जो है आपका, अगर आपसे बात करें तो ये कौन हुए? इनके दामाद हुए। दामाद किसके? हजरत मोहम्मद साहब के, ठीक है। ये सब उमैयद वंश के थे। तो ये सारे के सारे जो खलीफा थे, ये किस डायनेस्टी से थे बताइए? ये आपको ध्यान रखना है, उमैयद वंश, बस एक। सारे खलीफा किस डायनेस्टी से? उमैयद। चारों खलीफाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। अगर हम बात करें 750 एडी तक इस वंश के खलीफा चलते रहे। कुल कितने खलीफा हुए भैया टोटल इस्लाम जगत में? तो 18 कैलिफ्स हुए, इनको बोलते कैलिफ्स, खलीफा। उमैयद वंश जो था, उमैयद वंश, जैसे कि पीछे देखिए आप, उमैयद वंश कब से रहा? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद से लेकर के सन 750 तक उमैयद वंश के ही खलीफा थे। और उमैयद वंश के खलीफाओं की फाइट हुई किससे? आपका वहां अरब क्षेत्र में अब्बासियों से। तो उमैयद वंश को जो खत्म किया वो किया अब्बासियों ने, और फिर अब्बासियों का आपका रूल आ गया, यानी अब्बासी खलीफा होने लगे। और अब्बासी खलीफा जो हुए उनकी संख्या है टोटल 37। यानी उमैयद वंश के 18 खलीफा हुए, 18 कैलिफ्स हुए। सबसे ऊंची पावरफुल पोस्ट यही थी, यहीं से ऑर्डर जारी होते थे, इस्लाम का किस तरह से प्रचार होगा, प्रसार होगा, ठीक है आपका। तो यहाँ पर 37 खलीफा हुए, और इन्होंने सेंटर बना लिया बगदाद।
यानी कि अब्बासी खलीफाओं का सेंटर कहाँ होता था? बगदाद में, बगदाद में। ठीक है। जिहाद, तो इन्होंने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब क्या है आपका? इस्लाम को न मानने वाले लोगों के खिलाफ इनकी लड़ाई थी, कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ क्या छेड़ा गया? जिहाद छेड़ा गया, जिहाद। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते इनका कंट्रोल सीरिया, फिलिस्तीन, दमिश्क, आज का साइप्रस और मिस्र तक पहुंच गया। भारत में ये कैसे आए? तो सर्वप्रथम भारत से ही व्यापार करने लगे। मसाले, कपास, रेशम, अनाज, ये भारत में होता था। अब आप अगर अगर अब की स्थिति देखोगे भारत के कंपैरिजन में, आपने वर्ल्ड मैप को देखा होगा, तो इधर जो ये क्षेत्र है ये सारा अरब क्षेत्र है भारत से। यानी कि भूमि से मिलता है अरब क्षेत्र हमारा। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो भारत का ही क्षेत्र था, अफगानिस्तान भारत का ही क्षेत्र था, तो इसके बाद में जो अरब क्षेत्र है, यानी कि जमीन मिलती थी हमारी, यानी कि व्यापार होते थे, तो भारत से इनके व्यापार होते थे। अरब से भी भारत में क्या होता था? खजूर वगैरह या ऑलिव्स, जो जैतून है, ऊंट वगैरह का जो व्यापार है, क्योंकि अरब में रेगिस्तान था, तो वहां पर ऊंट वगैरह बहुत होते थे, तो वहां से इनको ये प्राप्त होता था। तो भारत में ये लोग आने लगे, तो भारत में आप देखिए इस्लाम की जो है धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगा। तो भारत में पहली मस्जिद जो है वो केरल में है, जो 628 एडी में ओपन हुई, एडी, सन 628 में। कौन सी थी? चेरामन जुमा मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद। और इसके बाद में आपका भारत पर अरबों ने आक्रमण भी किया, जिसके बारे में जो बुक है वो है चचनामा। थम्सअप करके बताइए, बात क्लियर है? कि अरब जो थे, अरब में मुसलमानों की स्थिति थी कि आपका वहां पर एक पैगंबर हजरत मोहम्मद, अभी हम ये धर्म नहीं पढ़ रहे, अभी हम धर्म सारे आपको बताएंगे, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ वहां पर 570 में, और 632 में उनकी डेथ हुई। और उनकी डेथ के बाद में 4 खलीफा हुए, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो खलीफा का भारत के लिए क्या आदेश था? मैंने कहा सारे ऑर्डर यही करता था। तो इसने कहा इस्लाम का प्रचार होना चाहिए, धन लूट के लेके आओ अरब में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया। और साथ में शुरुआती दौर में तो साम्राज्य स्थापित जैसी चीजें नहीं थी, यानी कोई एम्पायर स्टैब्लिश नहीं करना था। बस अरब में जो वॉर चल रहा था, उसके लिए इनको जो पैसा चाहिए था वो भारत से प्राप्त करना था। सर एडी क्या होता है? एडी होता है बच्चों जो वर्तमान में वर्ष चल रहा है। अभी 2025 चल रहा है ना, वर्तमान जो वर्ष चलते हैं इनको बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी है ये, यानी कि वर्तमान में 2025 में। और जैसे मैं कभी आपसे बोलूं बीसी, तो बीसी का मतलब क्या होता है? ये एंशियंट हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से कितने वर्ष पहले, ठीक है। जैसे कि हम बोल दें आपसे किसी घटना को, हम बोल दें सिकंदर आया भारत में 326 बीसी में, तो आप कैसे समझोगे कितने साल पहले आया? तो 2025 में जोड़ देना उसको। कभी भी हम वीसी बोलेंगे तो आप ईयर जोड़ के आइडिया लगा लोगे एक। अगर मैं एडी बोलूंगा तो 2025 में से घटा लोगे। जैसे पैगंबर मोहम्मद का जो पैगंबर मोहम्मद साहब उनका जन्म हुआ 570 एडी में, तो घटा लोगे, ठीक है। तो यहां से आप इसको क्या करोगे? ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे आपका, तो आप कहेंगे आज से 2351 साल पहले सिकंदर आया था, ठीक है बॉस। सोनू कुमार जी बहुत थैंक यू दोस्त। कोई इशू, कोई परेशानी? सर ना टारगेट बैच और नायक बैच की हिस्ट्री में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, हिस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता दोस्त। हिस्ट्री बहुत पहले की हो चुकी चीज है, तो वो फिक्स रहेगी हमेशा, ठीक है। यहाँ पर टारगेट में क्या है? हमको कम समय में ज्यादा चीजें पढ़नी है, कम समय में, ठीक है। अनावश्यक चीजों को हम छोड़ने के लिए कह देंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उनको आपको बताएंगे कि ये चीज आपको भूलनी नहीं है। पहला आक्रमण जो हुआ वो साथी आपका 632 एडी में उमर ने किया था। उमर जो खलीफा था, आपको पता होगा 632, यानी कि जब हजरत मोहम्मद की डेथ हुई, हजरत मोहम्मद साहब की, तो उसके बाद में खलीफा आपका उमर हुए। तो उमर जो खलीफा हुए, उन्होंने तुरंत भारत में प्रसार के लिए अटैक किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। फिर क्या होता है बाद में भारत पर जो अरब आक्रमण हुए, अरब आक्रमण, अरब अटैक ऑन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला अरब आक्रमण, भाई खलीफा ने आदेश दिए कि भारत को जीत के लाओ, तो अबेदुल्ला नामक व्यक्ति को भेजा गया, ये क्या हुआ? ये असफल हो गया। फिर भेजा गया बुदेल को, वो भी असफल रहा। तीसरा आक्रमणकारी आया भारत में, मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत में सफल हुआ। इसीलिए पूछा जाता है प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी जो सफल हुआ वो कौन है? तो क्या याद रखना है? मोहम्मद बिन कासिम किस ईयर में आया इंडिया में? 712 एडी में। ये आपका साथी जो अलहजाज, अलहजाज कौन था? आपका खलीफा था एक, ये उसका सेनापति था। और भारत में ये अफगानिस्तान के खैबर पास से होके आया, दर्रा समझते हो ना, पहाड़ियों के बीच में, वहां से ये आया था।
पहला आक्रमण आकर के ये करता है सिंध क्षेत्र में, जहाँ पर देवल बंदरगाह हुआ करता था। भारत का मैप अगर आप देखोगे तो वर्तमान पाकिस्तान में ये जगह पड़ती है, तो इस साइड से आकर के इसने अटैक किया यहाँ पर, ठीक है, पानी के रास्ते से यहाँ से। और फिर ये गया नीरम जगह पर, बहुत मारकाट इन्होंने की। सीसम के जो जाट कम्युनिटी थी उसने इसका विरोध किया। उसके बाद में ये बड़े ब्राह्मणावाद एक जगह थी, आगे यहाँ पर ब्राह्मणावाद को इन्होंने जीता। रावर किला ये इन्होंने 712 एडी में जीत लिया। अब ये जो लड़ रहे थे, मोहम्मद बिन कासिम जो आया था, यहाँ राजा कौन था आपका, यानी कि आपसे पूछा जाएगा सिंध क्षेत्र में शासक कौन था, सिंध का शासक कौन था, सिंध का शासक। तो क्या बोलेंगे, कौन था सिंध का शासक? सब आंसर करें एक बार, दाहिर, मन मन में बोलें। तो दाहिर के खिलाफ ये लड़े। दाहिर ने मतलब बहुत, अगर हम बोलें तो इनको लाइटली ले लिया था। इनकी सेनाएं जब बहुत कमज़ोर थीं, तो जिस स्थिति में दाहिर को इन पर अटैक करना चाहिए था, तो राजा दाहिर ने इनकी सेना को आराम करने दिया था। और उसके बाद में यही लोग राजा दाहिर के पास तक पहुंचे और अटैक हुआ, जिसमें राजा दाहिर पहले इनको हालांकि कई बार मात दे चुके थे, लेकिन अंत में उनकी डेथ हुई। उनकी पत्नी थी लाडी, वो भी युद्ध में शामिल हुई थी। उनकी पुत्री थी परिमला और सूर्यमला। इनका साथी अपहरण करके ले गया था, मोहम्मद बिन कासिम इनका अपहरण करके ले गया था। लेकिन इन दोनों पुत्रियों ने क्या अपना इस्तेमाल किया दिमाग का, और जब राजा वो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास इन लड़कियों को भेजा, सुंदर पुत्रियों को राजा दाहिर की, तो उन दोनों पुत्रियों ने कहा कि हमारा तो शारीरिक शोषण कर चुका है ना, हमारा शोषण कर लिया है आपका मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इससे बहुत गुस्सा होता है कैलिफ, और एक कथा कच्चनामा पुस्तक में बताई जाती है कि उसने फिर सजा दी मोहम्मद बिन कासिम को, और उसी सजा में मोहम्मद बिन कासिम मारा गया, मोहम्मद बिन कासिम मारा गया। ओके, समझ में आई बात सारी? एक बच्चा कह रहा है सर जी प्लीज डिटेल में पढ़ाइए। बच्चा डिटेल के लिए नायक बैच से पढ़िए, टारगेट बैच में ना आइए, जिनको बहुत डिटेल से बहुत धीरे से पढ़ना है, वो नायक बैच यूट्यूब पे आपका, वहां से पढ़िए। आप सुनते क्यों नहीं हो दोस्त? प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, जब हम बैच को लॉन्च करते हैं तो प्लीज पूरी बात सुना कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है, एक ही दिन में हमने पढ़ाया है उधर अरब आक्रमण, सिर्फ एक दिन में सारे घटनाक्रम समझाए हैं, ठीक है। टारगेट में तो सिर्फ टारगेट अचीव करना है हमको। ये उन साथियों के लिए है जो एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, संक्षेप में, एब्रीविएटेड रूप, संक्षेप में, ठीक है, संक्षेप में। विस्तार से पढ़ाएंगे तो आपको 20 दिन में तो हम 3 टॉपिक पढ़ा पाएंगे है ना। आगे आएंगे। तो इनकी 2 पुत्रियां थी। अनावश्यक कमेंट ना किया करो प्लीज, रिक्वेस्टिंग टू यू, फोकस करो। हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इतने दिन से लगातार बता रहे हैं। आगे आएंगे। सिंध पर जजिया कर लगाया, ठीक है, कि किसने लगाया सिंध पर जजिया? ये लगाया था आपका कासिम ने। अब ये जजिया क्या होता है अभी है? तो जजिया क्या होता था कि भाई पहले आप जानते हैं कि लोग थे बहुत गरीब थे, तो ये लोग क्या करते थे, इन्होंने बोला कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनको जजिया देना होगा। तो जो गरीब व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा अब देखेगा वो, यार उसके पास सुविधा ही नहीं है, तो वो सोचेगा यार धर्म ही बदल लेते हैं। तो जजिया भी एक कारण बना भारत में इस्लाम के प्रचार का। तो जजिया किसने लगाया था? सबसे पहले कासिम ने लगाया। ये गैर मुस्लिमों पर लगता था, जो नॉन मुस्लिम होते थे, ब्राह्मण, विधवा, विकलांग, इन पर ये नहीं लगाते थे, क्योंकि एक तो विकलांग पर इन्होंने कहा कि भाई हमारे प्रति एक दया रह जाएगी। विधवा पर, ब्राह्मणों से इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर इस देश का जो पुरोहितवाद है वो ब्राह्मणों के हाथ में है, तो अभी इस जाति को अभी टारगेट नहीं करते हैं। इस सब की जानकारी मिलती है चचनामा बुक में, और चचनामा को लिखा है अली अहमद ने। क्या बोलेंगे? अली अहमद ने। इतने साथी बता सकते हैं कि जजिया कितने % लिया जाता था? तो ये जजिया लेते थे व्यक्ति के उत्पादन का 2.5%। कितना? 2.5%। पल्लवी जी बहुत कमाल, बोलेंगे भी फटाफट से। अरब आक्रमण हुआ क्यों था, क्यों आया था कासिम भारत में? तो अरब आक्रमण का उद्देश्य था भारत में एक तो साथी लूट करना और इस्लाम का प्रचार करना, ठीक है। लूट करने का मतलब जो मिड एशिया में वॉर चल रही थी, अरब में जो युद्ध चल रहे थे, उनके लिए पैसा चाहिए था। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के भी जारी किए, और सोने के सिक्के जारी करने वाला एक प्रथम मुस्लिम शासक हुआ। अरब आक्रमण से भारत को क्या मिला? तो एक तो ऊंट पालन हमारे यहाँ शुरू हो गया, पहले नहीं था। ये लोग जो आक्रमणकारी आए, ये अपने साथ में मानचित्र कला आदि को लेके आए, ये भी भारत को मिला यहाँ से, ठीक है। मानसून के बारे में भारतीयों को जानकारी नहीं थी, ये जानकारी भी यहाँ से मिलती है। खजूर की खेती, डेसिमल थ्योरी, यहाँ पर जो दशमलव का प्रयोग है, ये भी हमने इनसे सीखा।
और बहुत सारी चीज़ें ये भारतीय पुस्तकों में भी हैं। ब्रह्मगुप्त की एक पुस्तक है ब्रह्मपुत्र गणित के, एक साथी बहुत अच्छे मास्टर रहे हैं, मास्टर का मतलब होता है विशेषज्ञ। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, वहां पर हमको साथी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो लूनर एक्लिप्स और आपका सोलर एक्लिप्स होता है उसकी जानकारी आपने ये पढ़ा होगा। द्विघात समीकरण पढ़ी है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सॉरी, अब तो हम भूल गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यही होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इन्होंने मेजर की थी आपका, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। पाई की वैल्यू इन्होंने ही आपका अंडर रूट 10 बताई थी, अगर आप देखोगे आज भी नज़दीक ही है। कि जो संख्याओं के साथ ही आपका वर्गों का योग होता है, जैसे कोई संख्या है उनके वर्गों का योग, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, एंड सो ऑन, कहीं तक भी हो उनके वर्गों के योग के बारे में ब्रह्मगुप्त ने बताया था। तो भारतीय भी गणित में बहुत अच्छे थे, कहने का मतलब ये है। अब अरबों से जो संघर्ष हुआ था, अरब जब भारत में आए थे तो आपको मैंने भी बताया कि पुलकेशिन द्वितीय एक शासक थे, इनका भी अरबों से संघर्ष हुआ था। यानी कि अभी ये पुलकेशिन द्वितीय आप कब पढ़ेंगे, जब हम आपको राजा हर्षवर्धन बताएंगे, तो ये उस समय के शासक है। कभी आप सोचे कि अरबों से क्या भारतीयों ने विरोध नहीं किया था, अरबों को खदेड़ा था भारतीयों ने। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जब अरब भारत में आए तो क्या भारतीय सो रहे थे? नहीं, एक गुट बना था। पुलकेशिन द्वितीय, नागभट्ट प्रथम थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे। दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूटों के शासक, बप्पा रावल जी थे। ठीक है, तो इन्होंने 738 एडी में जो इस्लामिक सेना की कमान थी आपका अल हकब, उसको खदेड़ा था। बप्पा रावल जी के नाम पर आज भी देखिए पाकिस्तान में बहुत जगह जगह पर उन्होंने, ये लोग वापस ना आए तो पुलिस चौकियां बनाई थी। रावल नाम से कौन सी जगह को जानते हैं आप? तो आप कहेंगे रावलपिंडी। रावलपिंडी, तो वो रावलपिंडी वो चौकियां ही हैं, जब इनको खदेड़ा गया अरबों को तो उन्होंने चौकी बनाई, चौकी बनाई। ओके, तो ये अरबों से संघर्ष किया था इस गुट ने। तो अरब तो वापस खदेड़ दिए गए। बहुत समय के बाद में तुर्क आते हैं आपका, और तुर्क जो आए थे ये कहाँ से आए थे आपका, ये भी अरब से, अरब क्षेत्र से ही आए थे, लेकिन तुर्क जाति थी इनकी। ये साथ ही गजनी प्लेस है अफगानिस्तान, आज वर्तमान में पड़ता है गजनी, क्या बोलोगे, गजनी से ये आए थे। और इनका जो वहां पर डायनेस्टी था वो था यामनी वंश। उस यामनी वंश का फाउंडर था अल्पतगीन। इसने भी भारत में आने का प्रयास किया, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा, असफल। लेकिन इसको फर्स्ट टर्किश इन्वेडर कहा जाता है, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका दामाद हुआ सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। ठीक है, और ये सुबुक्तगीन इसका गुलाम था, और इसने भारत पर इसने भी अटैक किया था, भारत पर इसने भी आक्रमण किया। और इसका आक्रमण हुआ था 986 एडी में। कब हुआ था? 986 एडी में इसने भी भारत पर अटैक किया। ये इसी का बेटा है महमूद गजनवी, जो भारत में क्रूर आक्रमणकारी कहलाया। ट्री समझे तो क्या समझेंगे पहले? देखिए, कभी आपसे पूछे कि भारत में भैया अटैक सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले भारत में आए थे, प्राचीन इतिहास में आप पढ़ोगे, ईरानी। ईरानियों के बाद में आए थे सिकंदर आया था, यानी यूनानी आए थे, यूनानी। यूनानियों के बाद में आए थे हिंद यूनानी, जिनको हम इंडो ग्रीक बोलते हैं, हिंद यूनानी। ये क्रम है, बहुत बार पूछा जाता है। इंडो ग्रीक के बाद में आए थे आपका शक, भारत, भारत के बाहर से आए आक्रमण करने। फिर आए थे पहलव, पहलव, पल्लव नहीं, पहलव। फिर आए थे आपका कुषाण, कुषाण। कुषाणों के बाद में भारत पर आए थे अरब आक्रमणकारी। ठीक है, अरब आक्रमणकारियों के बाद में भारत में आए थे आपका कौन, तुर्क आक्रमणकारी। तो अरबों में कौन सफल हुआ था, नाम बताएं उसका? तो आप बोलोगे मोहम्मद बिन कासिम। किस ईयर में आया? तो आपका 712 एडी में, सन 712 में। इसके बाद में तुर्क आए अल्पतगीन के नेतृत्व में, और उसका दामाद सुबुक्तगीन ने प्रयास किया, और ज़्यादा प्रयास किए उसके बेटे महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी बोलें या गजनी बोलें, क्योंकि इसकी जगह का नाम गजनी था तो इसको गजनी भी बहुत बार बोला गया है। बताइए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? बोलेंगे अभी, सारे लोग बताएं। समझे जी? समझे? ओके। महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी को जो अल्पतगीन यानी कि उसके जो संस्थापक था, उसकी गद्दी मिलती है सुबुतगीन के बाद में 998 एडी में, जिसको हम बॉक्स में लिख रहे हैं। इसको एक बार कमेंट सेक्शन में एन लिखिए कि नो भैया नहीं भूलेंगे। जिस पर आप बॉक्स बना देंगे उसको हम नहीं भूलेंगे, बाकी हम भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है।
एक साथी बता रहा है ax² प्लस bx² प्लस c बराबर 0 होता है द्विघात समय। अबे बुद्धू, तुमसे अच्छा गणित तो हमारा ही है। हम तो सोच रहे तुम्हारा सबका हमसे बहुत अच्छा गणित होगा। हैं? क्या बोलोगे यहाँ पर? जी भैया, इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन है। खलीफा ने पहली बार इसी व्यक्ति को सुल्तान माना। खलीफा द्वारा प्रथम सुल्तान ये घोषित हुआ था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। देखिए गाजी का मतलब क्या है? जो इस्लाम का बहुत आगे बढ़ाए और विधर्मी का कत्ल कर दे, यानी विधर्मी का दमन कर दे। विधर्मी कौन है? जो इस्लाम को नहीं मानता। तो उसको दमन करने के लिए महमूद गजनवी को टास्क सौंपी गई। इसकी उपाधि थी यामीन उद्दौला, यानी कि राइट हैंड ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का दाहिना हाथ। इसको यामीन उल बिल्लाह, मुस्लिमों का संरक्षक भी कहा गया। भारत में इसने बहुत मंदिर और मूर्तियां तोड़े, तो इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा गया। बुद्ध सिकन इसी को कहा गया मूर्ति तोड़ने की वजह से। इसका उद्देश्य क्या रहा? भारत में सिर्फ और सिर्फ लूट और इस्लाम का प्रचार। ठीक है। भारत पर इसने कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। और ये किताब लिखी है आपका हेनरी इलियट, हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, उन्होंने इस बात को कहा है। ठीक है। भारत पर जो आक्रमण हुआ था इसने सन 1000 में किया। कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। इसका जो पहला सफल आक्रमण हुआ भारत में वो हुआ आपका 1001 एडी में, मत भूलना। इसको वह हिंद का युद्ध बोलते हैं और ये राजा जयपाल के खिलाफ इसने किया था। किसके खिलाफ किया? राजा जयपाल के खिलाफ। और राजा जयपाल किस क्षेत्र में थे? आपका सिंध क्षेत्र में। ठीक है। 1005 में इसने मुल्तान, यानी कि आज जो पाकिस्तान है, वहां पर आक्रमण किया। और वहां पर जो शासक था वो दाऊद था, वो सिया मुस्लिम था। ठीक है। देखिए इस्लाम में भी दो संप्रदाय होते हैं, सिया और सुन्नी। तो सिया कौन होते हैं? सिया होते हैं जो चौथे खलीफा थे आपका, जिनका नाम है आपका उमर। तो जो आपका उमर की शिक्षाओं को मानते हैं, सॉरी चौथे खलीफा उमर नहीं, चौथे थे अली। तो जो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं उनको बोलते हैं शिया। और जो आपका पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं उनको बोला जाता है सुन्नी। तो यहां पर भी दो आपका क्या बोलेंगे, डिवीजन है, सिया और सुन्नी। तो सिया कौन है बताओ? जो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं को मानते हैं वो सिया हैं। ठीक है, इसको याद नहीं रखना है आपको। यहां पर ये मुल्तान को जीत के एक शासक था, उसका नाम था नौसा शाह। दरअसल में एक कन्वर्टेड मुसलमान था, इसका वास्तविक नाम था सुखपाल। इसको ये क्या बोलेंगे, जयपाल का नाती था। देखिए जिसके नाना खिलाफ लड़े थे उसी ने क्या किया था, बाद में सपोर्ट किया था। नाना कौन है? जयपाल। भाई नाती समझते हो ना, बेटी का पुत्र। तो नाना जयपाल तो लड़ रहे थे गजनवी के खिलाफ, लेकिन उसका जो नाती है सुखपाल, वो बात में इनके साथ में मिल गया। ठीक है, छोटे से लालच के लिए, और कि मुल्तान मुझे मिल जाएगा, और वहां पर भारत के साथ में एक गद्दारी कर दी। 1008 में नगरकोट हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। 1018 में कन्नौज पर राज्यपाल गुजर थे शासक, वहां पर उनके खिलाफ आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। कालिंजर अभियान, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला याद रखना है 1001, भूलना नहीं है। दूसरा है कालिंजर अभियान, वहां पर आपका कन्नौज के शासक जो थे आपका विद्याधर चंदेल शासक थे, कालिंजर सॉरी, वहां पर अटैक किया। किस वर्ष में हुआ? 1021 में। और फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है गजनवी का जो 16वां आक्रमण था। यानी कुल मिलाकर उसने 17 आक्रमण किए भैया। तो 16वां आक्रमण यानी पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा जयपाल के खिलाफ, जिसकी वजह से राजा जयपाल ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। सर सिया और सुन्नी में कौन बड़ा होता है? बेटा दुनिया में कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं होता, सारी झूठी कहानियां हैं। अगर कोई बताए आपको, बताइए ये भगवान बड़े ये भगवान छोटे, ये इंसान छोटे ये बड़े, ये जाति छोटी ये बड़ी, ये धर्म बड़ा ये छोटा, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्त। ठीक है, ये सब इंसानों ने बनाया है अपने अपने फायदों के लिए, अपने अपने हितों के लिए लोगों ने क्रिएट किया है जो कुछ भी क्रिएट किया है। 1025 मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। ये गजनवी का 16वां आक्रमण था। क्योंकि गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, एक ज्योतिर्लिंग है, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर बहुत अटैक हुआ था, इसका विरोध भी किया, बहुत सारे राजा यहाँ पर लड़े आपका। लेकिन कुल मिलाकर के क्या हुआ, देखिए आपको अगर किसी घटनाक्रम को बहुत विस्तार में जानना है तो आप उसी टॉपिक को यूट्यूब पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, फिर पूरे विस्तार से आप 4 दिन तक चाहे उसकी जानकारी ले लीजिए। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात, तो ये आपका एक ज्योतिर्लिंग था, बहुत मान्यता थी और बहुत धन भी था यहाँ पर। तो सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया।
तो वहाँ क्या होता था, एक तलवार चुंबकीय प्रभाव की वजह से बीच में लटकी रहती थी इधर दीवार। जो वो दीवारें टूटी तो वो तलवार नीचे गिर गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची कि ईश्वर ने हमें क्यों नहीं बचाया आग करके। तो यहाँ पर आपका हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण कौन था शुरुआती दौर पर, तो वो गजनवी का आक्रमण था। अंतिम आक्रमण इसने खोखरों के विरुद्ध किया। खोखर एक जाति थी, ठीक है, जाटों के साथ में रहती थी, तो इनको खोखर जाट भी बहुत बार लिखा गया है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, गजनवी जब पैसा लेके जाता था इधर से, बहुत बार गजनवी को लूट लेते थे, गजनवी को। तो क्या बोलेंगे आपका, तो अंतिम आक्रमण जो इसने किया वो उन्हीं के खिलाफ में किया, और 1030 में इसकी डेथ हो गई। तो गद्दी पे बैठा था कब, आंसर करो मन मन में, 1998 में। भारत पे पहला आक्रमण 1001 में, 1000 में सफल हुआ क्या, नहीं। सफल कब हुआ, 1001 में, जयपाल के विरुद्ध। जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। फिर इसने भारत के बहुत सारी जगहों पर जहां पर धन मिलते थे मंदिरों पर आक्रमण किए। इसमें 1021 में कहां पर किया था इसने, आपका कालिंजर पर। 1025 में 16वां आक्रमण था इसका, 16वां आक्रमण था सोमनाथ पर, ठीक है। और आपका इसने जो आक्रमण किया आपका याद रख लेना, अंतिम खोखरों के विरुद्ध किया। ओके बॉस। इसके समय की जानकारी हमको कैसे मिलती है, ठीक है, तो इसकी जानकारी हमको मिलती है, सर करंट अफेयर्स के लिए प्लीज गाइड कर दीजिए बच्चों। करंट अफेयर्स के लिए, एमटीएस के लिए गाइड कर दीजिए। एमटीएस के लिए भी आपके पास टाइम है। आप सुबह वाला आदर्श सर की क्लास होती है सुबह, तो उस क्लास के साथ में आप जुड़िए। आदर्श सर की जो क्लास होती है करंट अफेयर्स की, ठीक है, सर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें वही आपको टारगेट बनाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, लेकिन 6 महीने का टारगेट रखना किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए, समकालीन लेखकों की अगर हम बात करते हैं तो फिरदौसी एक राइटर था, जिसको हम पूर्व का होमर बोलते हैं। होमर का क्या मीनिंग अभी है, दरअसल में सिकंदर जब भारत में आया था तो यूनान की एक प्रसिद्ध किताब अपने साथ लेके आया था, उसका नाम था इलियड किताब का। सिकंदर के गुरु का क्या नाम है, अरस्तु। तो अरस्तु ने सिकंदर से कहा था कि कभी भी जीवन में जब तुम कमजोर हो तो आप इस किताब को, इलियड जो होमर की इलियड है, इस इलियड को पढ़ना तुम, तो उसमें वीरता की कहानियां हैं। ऐसी ही वीरता की कहानियां लिखने का काम कराया था आपका महमूद गजनवी ने। उसने बात की किससे, फिरदौसी के, भैया हमारे चर्चे लिखो, हमको बड़ा बना के लिखो। तो भैया फिरदौसी ने लिखना शुरू किया। और लेकिन क्या हुआ कि जो कीमत तय हुई थी, एक शब्द का 1 दिनार देंगे, वो पैसा नहीं दिया फिरदौसी को। तो फिरदौसी ने क्या किया, उस किताब में इसकी बहुत सारी हकीकतें लिख दी, भला बुरा भी लिखा इसको। तो इसकी ये किताब तो बहुत ज़्यादा बिकने लगी। आप समझिए, मोदी जी के सच कोई लिखने लग जाए तो क्या होगा, कितना इंटरेस्ट लेगी दुनिया। तो इस तरह से इसके बारे में भी लिखा गया, बहुत इंटरेस्ट लिया गया, बहुत फेमस होने लगा। और ये पुस्तक तो ईरान का महाकाव्य बन गया फारसी भाषा में, वहाँ पर फारसी चलती थी। तो उन्होंने क्या किया, भैया गाड़ी भर के सोना भेजा इसको, बोले भाई पैसा इसके पास भेजो। लेकिन उसी दिन कहते हैं, जिस दिन गजनवी की गाड़ी सोने की पहुंची, उसी दिन एक्सपायर हो गया फिरदौसी। और उसकी बेटी ने भी उस धन लेने से इनकार कर दिया। तो कहा जाता है कि आपका फारसी भाषा का एक लेखक एक राजा को अपना कर्जदार बना के चला गया, तो कर्ज रह गया उसका, है ना। अल बरूनी एक लेखक है, अल बरूनी। इसने एक बुक लिखी है किताबुल हिंद, ये लिखी गई है अरबी भाषा में। दोस्त इनकी भाषा बहुत पूछी जाती है, याद रख लेना, ऊपर फारसी भाषा भी और नीचे अरबी भाषा भी। इसी किताब को हम तारीख हिंद कहते हैं। अल बरूनी भारत आया था, उसने पुराणों को भी स्टडी किया, पहला मुस्लिम व्यक्ति इसने पुराणों का अध्ययन किया। एडवर्ड साची ने तहकीक हिंद को इंग्लिश ट्रांसलेट किया, तो बहुत प्रचलित हुआ ये भी। हिंदी ट्रांसलेशन इसका रजनीकांत शर्मा ने किया है तहकीक हिंद का। कुतुबी ने एक किताब लिखी है तारीख उल यामिनी। अब यामिनी किसका वंश है, तो भैया ये गजनवी का वंश है, तो उसके वंश पर किताब लिखी है। वैहाकी ने लिखी है तारीख सुबुक्तगीन, यानी कि गजनवी का जो फादर है उसके जीवन पर, ठीक है। तो गजनवी की डेथ कब हुई, 1030 में। तो भारत में कोई आक्रमण इस दौर तक नहीं हुआ, ठीक है, कोई आक्रमण नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ कि जो गौर प्रदेश था, गौर प्रदेश, ठीक है, वहां पर एक व्यक्ति का जन्म होता है 1173 में, जिसकी डेथ हुई 1206 में। उस व्यक्ति का नाम है सिहाबुद्दीन, और उसी सिहाबुद्दीन को हिस्ट्री में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। तो ये गोरी ने भी विजन बनाया कि भाई इंडिया पर हम अटैक करेंगे। और गोरी का जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ वो हुआ 1175, मुल्तान, वर्तमान पाकिस्तान में।
ये आया आपका गोमल पास से इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पर उस समय पे बौद्ध लोग रहते थे, आपका बहुत सारे कर्माती जाति उनकी थी, उस पर इसने अटैक किया। तो इस अटैक में क्या मोहम्मद गोरी सफल हुआ था? आप कहेंगे हाँ जी भैया, मोहम्मद गोरी इस अटैक में सफल रहा था। 1175 पहला याद रख लेना। 1178 में ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ के पहुंचता है गुजरात पर। क्या है इसका? सेकंड अटैक। लेकिन इस सेकंड अटैक में क्या रहा था? ये असफल रहा था। क्यों? क्योंकि दरअसल में यहाँ पर जो शासक थे भीम द्वितीय, और जिनको मूलराज द्वितीय के नाम से हम जानते हैं, ये तो बहुत छोटे बच्चे थे। इनकी माँ थी जिनका फोटो लगा हुआ है, नायिका देवी जी का, इनको याद करिए। नायिका देवी जी ने बहुत शौर्य का परिचय दिया और बहुत ज़बरदस्त अटैक किया और खदेड़ दिया मोहम्मद गोरी को। और कहते हैं इस पे इतनी तलवार से ऐसा प्रहार हुआ था मोहम्मद गोरी पे कि मोहम्मद गोरी का ये बोला जाता है कि आप समझिए वो नपुंसक बन गया था। अब तुम समझ जाओ, उसी बात से तलवार उसको गलत जगह लग गई थी, है ना। तो वो फिर 13 वर्षों तक वापस नहीं आया, 13 वर्षों तक, ठीक है, 13 वर्षों तक, ठीक है। सर भैया अटैक 1175 में कैसे हो गया? उसने 1173 में अटैक कर दिया, तो 1173 में अटैक कर दिया क्या? ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हम आपको थोड़ा शायद हमने गलत तरीके से पुट किया। 1173 में इसको जिम्मेदारी मिली थी। इसका जन्म तो हुआ था 1149 में, जन्म हुआ था इसका 1149 में। ये हम आपको लिखना भूल गए यहाँ पर। जन्म मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ 1173, हमने शायद इसको जन्म बोल दिया गलती से। 1173 में तो इसको गौर प्रदेश मिला था, यानी इसको अगर हम बात करें आपका 24 वर्ष की अवस्था में, है ना। 1173 में जन्म होकर 1175 में नहीं लड़ सकता है, 2 वर्ष का नहीं लड़ सकता है। रियली सॉरी, कॉमन सेंस की बात है ये, तो हमारी गलती है। तो यहाँ पर आपका नायिका देवी ने इसको पराजित किया और ये फिर 13 वर्षों तक नहीं आया। तो ये जो भीम द्वितीय थे, इनका कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। कहाँ पर शासन कर रहे थे? गुजरात के पाटन में। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो युद्ध का नेतृत्व किया था नायिका देवी ने। कौन थी नायिका देवी? ये मूलराज सेकंड की मदर थी, मदर, ठीक है। इस समय के शासकों की स्थिति देखिए। जब मोहम्मद गोरी भारत में आया तो कौन कौन शासक थे? इसको बिल्कुल बहुत गौर नहीं देना है, जनरली ओवरव्यू पे पढ़िए। कन्नौज में होता था गेहड़वाल वंश। गेहड़वाल वंश पृथ्वीराज चौहान जी की मौसी थी यहाँ पर। बुंदेलखंड में होता था चंदेल वंश, जहाँ पर अभी विद्याधर जो हमने आपको बताए थे गजनवी के टाइम पर। चेदी वंश होता था, कलचुरी वंश आपका, ठीक है, कलचुरी क्षेत्र में। बंगाल में पाल और सेन वंश हुआ करते थे। दिल्ली में चौहान वंश था आपका, पृथ्वीराज चौहान जी वाला। गुजरात में चालुक्य हुआ करते थे आपका, अभी बताया हमने आपको, जो अभी नायिका देवी जिस वंश से हैं, ठीक है। 1179 में क्या करता है? यहां से तो वो भाग गया वापस 1175 में। फिर उसने कश्मीर और सिंध को जीता। खैबर पास जहां से बाकी सब लोग आ सकते थे उसको उसने घेर लिया। 1186 में मोहम्मद गोरी ने पंजाब पर अटैक किया और पंजाब को जीत लिया। 1191 तराइन प्रथम आया। तो 1178 के कितने वर्ष हो चुके? तो वापस दिल्ली की तरफ आया ये 13 वर्षों के बाद में। क्या बोलेंगे? 13 वर्षों के बाद में, 1191 में। तो 1191 में जब ये वापस आता है तो यहाँ पर एक युद्ध होता है, गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान कहाँ पर थे शासक बताइए? आप कहेंगे दिल्ली में। और तराइन कहाँ पर पड़ता है ये आपका? तो तराइन आप कहेंगे भैया दिल्ली के समीप हरियाणा में एक जगह है, HR फॉर हरियाणा। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर शासक थे, जिनको हम राय पिथौरा या फिर पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। युद्ध हुआ, गोरी की पराजय होती है। और इन्हीं पृथ्वीराज चौहान थर्ड के एक दोस्त थे जिनका नाम है चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई ने बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो, जिससे हमको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। सर जो अंडरलाइन आप कर रहे हैं ये तो पढ़ाने के मकसद से कर रहे हैं, आपको मार्कअप करके रखना है। जो हम बॉक्स में रख रहे हैं, बॉक्स में उसको नहीं भूलना है, बाकी चीज़ें स्टडी करनी है। किसकी जीत हुई बताओ फटाफट से? तो जीत होती है आपका, इसमें रिजल्ट क्या आया? तो जो पहला युद्ध था 1175 वो मोहम्मद गोरी जीत गया मुल्तान पे, हाँ जी। 1178 के युद्ध को मोहम्मद गोरी हार गया। 1191 को मोहम्मद गोरी हार गया। अगले साल फिर पूरी पावर से बैकअप करता है। 1192 इसमें क्या हुआ आपका? 1192 के युद्ध में तराइन का सेकंड वॉर होता है। इसमें गोरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने हुए और गोरी इस बार जीत गया। और साथ में क्योंकि अजमेर और दिल्ली वाला क्षेत्र वो पृथ्वीराज चौहान जी के अंतर्गत आता था, तो वहां पर जो अजमेर क्षेत्र है, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी को वहां पर उसने शासक बना दिया कुछ समय के लिए। ऐसी संधि हो गई दोनों के बीच में।
क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सिक्के भी ऐसे प्राप्त हुए हैं जिन पर एक तरफ गोरी का आपका चित्र मिलता है और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान जी का चित्र मिलता है। एक घटना ये भी आपने सुना होगा, चंद्रबरदाई, ये कहा जाता है कि भाई दोनों के बीच 17 आक्रमण हुए, लेकिन किसी भी इतिहासकार ने उस घटना की पुष्टि नहीं की है, और वो सब क्या है, वो काल्पनिक बातें हैं। और पृथ्वीराज चौहान जी को जब यहाँ पर उन्होंने फिर से योजना बनाई इसके खिलाफ लड़ने की मोहम्मद गोरी के, तो उनको बंदी बना के ले गया था, ठीक है, बंदी बना के ले गया था, ठीक है, वहीं पर उसने फिर उनकी हत्या कराई थी। वो आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां आपका अफगानिस्तान में थी। गोरी शासन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस चला गया। कौन था? गोरी। और भैया कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? फिर कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति है। तो ये क्या करता है, इंडिया की बागडोर दे जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को और खुद चला जाता है वापस, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जी का जिक्र आया। पृथ्वीराज चौहान जी इन्होंने साथी दिल्ली, जो आपका दिल्ली बसाई, ठीक है ना, इसको कहा जाता है ढिल्ली का पुरी, यानी कि दिल्ली शहर जो था वो तो बहुत प्राचीन था, उसको बसाने का श्रेय जाता अनंगपाल तोमर जी को, ठीक है, अनंगपाल तोमर जी को। तो बहुत जगह ये घटनाक्रम आता है कि पृथ्वीराज चौहान इनके वंशज रहे, और साथ में जो अनंगपाल तोमर थे इनके कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। इनके क्या थी? दो पुत्रियां थी, दो थी इनके डॉटर्स, दो पुत्रियां। तो इन्होंने दो पुत्रियों में से एक की तो शादी की आपका अजमेर में, अजमेर में, और एक बेटी की शादी की इन्होंने कन्नौज में, कन्नौज में। तो कन्नौज में जो एक बेटी की शादी की, तो कन्नौज में थी गहडवाल डायनेस्टी, गहडवाल वंश से इनके संबंध बने। और अजमेर में थे चौहान, तो यहां इन्होंने शादी की, ठीक है। अब दरअसल में ये प्रेमिका जो नीचे लिखा हुआ प्रोमिका, यानी कि आपका संयोगिता, ये कौन है? तो ये देखना है आपको। दरअसल में पृथ्वीराज चौहान जी की यहाँ पे जो कन्नौज में शादी हुई थी बेटी की, तो कन्नौज में जो शादी हुई उसी बेटी की बेटी थी, यानी कि इनके जो मौसी के लड़के हैं, पृथ्वीराज चौहान जी, इनकी मौसी के लड़के जो थे उनका नाम था जयचंद। पृथ्वीराज चौहान जी और साथ में इनके जयचंद, जैसे कहते हैं ना जयचंद गद्दार हैं, ये कहा जाता है ना, सुना है आपने? तो ये क्यों कहे जाते हैं, देखिए। ये दोनों हैं आपका मौसेरे भाई, यानी मौसी मौसी के। इनकी बेटी का नाम है, बेटी का नाम है संयोगिता, और संयोगिता प्रेम करती थी किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो जयचंद को ये बात पता चल जाती है। अब जयचंद तो ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि जयचंद चाहते थे अजमेर वाला क्षेत्र उनको मिले, दिल्ली वाला क्षेत्र, वहां से राजस्व ज्यादा आता था, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाया। अनंगपाल जो तोमर थे उन्होंने वह जो क्षेत्र था वो पृथ्वीराज चौहान जी को दिया। तो इसके बाद में क्या होता है, इनका स्वयंवर तय करते हैं संयोगिता का, लेकिन उसी स्वयंवर में से पृथ्वीराज चौहान उनको उठा के ले आते हैं संयोगिता को, और अपने साथ रखते हैं, फिर शादी हो जाती है दोनों की, ठीक है। तो इस बात से ईर्ष्या होती है किसको? जयचंद को। तो जयचंद इनके कहते हैं कि भाई अपोनेंट्स को आश्रय देता है, सहायता देता है। तो पृथ्वीराज चौहान तो हार ही चुके हैं 1192 में मोहम्मद गोरी से। उसके बाद में उनको कुछ समय अजमेर का शासन मिला, लेकिन उसके बाद में उनको कैद कर लिया गया, और कैद करके कहाँ ले गए थे? अफगानिस्तान। अब जयचंद ने मदद तो कैद की थी, लेकिन अगला टारगेट कौन बने? अगला टारगेट जयचंद ही बना। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और जयचंद, गहडवाल वंश के बीच में। गोरी वापस आ गया। गहडवाल वंश कहाँ था? कन्नौज में, अभी हमने आपको बताया। तो गोरी इसको भी जीत जाता है, ठीक है, ये क्षेत्र भी अपने सेनापतियों को देता है। चंदावर यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश इटावा में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ आए, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे। दो वर्ड आए यहाँ पर, एक तो मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, चिश्ती नाम सुना है आपने? चिश्ती सिलसिला। अभी हमने आपको बताया था कि इस्लाम दो वर्गों में बटा हुआ है, सिया और सुन्नी। तो सिया और सुन्नियों के बीच के जितने भी कंट्राडिक्शंस थे, जितने भी मतभेद थे, उन मतभेदों को दूर करने के लिए सूफीज्म की स्थापना हुई। सूफी संत आए बहुत सारे लोग, जिन्होंने लोगों के बीच में प्रेम का एक मैसेज दिया कि भाई लोगों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, द्वेष भावना ईर्ष्या भाव से नहीं रहना चाहिए। तो भारत में भी सूफीज्म का बहुत विकास हुआ। आज भी आप देखते हो सूफी म्यूजिक बहुत प्रचलित है हमारे देश में। तो ये मोहम्मद गोरी के साथ में आए और सूफीवाद के प्रवर्तक थे। तो भारत में सूफीवाद को किसने शुरू किया? तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती है। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह बताओ, मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी कहा जाता है दरगाह कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है, जहाँ पर लोग चादर चढ़ाते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, अजमेर में ही इनकी दरगाह है, ठीक है, जिसको अजमेर शरीफ कहा जाता है। और मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध के बाद में क्या किया था? देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए थे, यहाँ की प्रथाओं को मानते हुए कि भाई धन में बढ़ोतरी होगी।
उत्तर भारत में इसने इक्ता प्रथा चलवाई। किसने? मोहम्मद गोरी ने। अब इक्ता क्या है? तो इक्ता में क्या होता था, वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा मिलता था। जैसे भाई आपको किसी आप जॉब लगोगे तो आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। लेकिन राजा क्या करते थे कि भाई एक काम करते हैं, तुमको सैलरी नहीं देते हैं, तुमको एक जमीन दे देते हैं, उस पर तुम खेती करना, तुम्हारा परिवार खेती करना, और वहां से जो उपज आएगी, अब तुम अगर अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छी उपज आएगी, और उसको तुम इस्तेमाल करना। तो उससे क्या था कि भाई जो आपका बार बार पैसे का हिसाब रखना पड़ता था, तो राजा को वो नहीं रखना पड़ता था। उस समय उतना अकाउंट्स वगैरह डेवलप भी नहीं था, ये तो आपको भी पता है। तो इसी इकता को खत्म किया था बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने कहा था नहीं, नगद वेतन देंगे, क्योंकि मेरे सैनिक मेरी शक्ति है, अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने यह कह करके, आप समझिए कि भाई मान के चलो किसी परिवार में 7 लोग हैं तो किसी परिवार में 20 लोग भी हैं। अब जो सैनिक मेरे लिए काम कर रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बोलेंगे भाई? सर आला और उदल ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था, हाँ जी। यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 1203 में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया। इन्हीं के सेनापति थे आल्हा और उदल। ठीक है, आला खंड आप पढ़ेंगे जगनिक का तो उसमें जिक्र मिलता है, ये फोटो है दोनों भाइयों का। और आल्हा और उदल ये बहुत मतलब बहुत जबरदस्त लड़ाके माने जाते थे। तो पूछा जाता किसकी सेना में थे। ठीक है, गोरी का अंतिम अभियान भी किसके खिलाफ हुआ? खोकर जाति के विरुद्ध हुआ। गोरी की डेथ कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। गोरी की डेथ कब हुई, क्योंकि ये ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, दमियक में कहते हैं अली मर्दान नामक व्यक्ति ने इसको चाकू मार दिया, और गोरी के अपना कोई बेटा नहीं था। तो गोरी का जो भी साम्राज्य था वो सारा का सारा, गोरी का साम्राज्य उसके सेनापतियों में बट गया। अब उसके सेनापति कौन कौन थे देखिए जरा। तो गोरी के सेनापति थे आपका यलदौज, जिसको गजनी क्षेत्र मिला, यानी कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। अभी ये लिखा हुआ ना ऐबक का ससुर, तो ये अभी हमें बाद में काम आएगा। तो ये ऐबक का, ऐबक ने इससे रिश्तेदारी कर ली थी। कुबाचा, क्योंकि ऐबक बहुत दूरदर्शी था, ऐबक को दिल्ली पे शासन करना था, और ये उसके अपोनेंट हो सकते थे, उस समय शक्तिशाली लोग थे। तो एक को तो ऐबक ने क्या कर लिया, एक की तो बेटी से शादी कर ली, कुबाचा को अपनी सिस्टर की शादी करवा दी। सिंध क्षेत्र यानी आज मुल्तान, काबुल, कांधार, यानी कि आपका अगर हम कहें कश्मीर के बगल वाला सारा हिस्सा। ऐबक को मिला लाहौर और दिल्ली, लाहौर और दिल्ली भारत में मुख्य केंद्र हो गए। और बख्तियार खिलजी को मिला बंगाल और बिहार, इसीलिए इसने बंगाल और बिहार में लूटपाट की बख्तियार खिलजी ने। भाई नालंदा इसने इसी समय नष्ट किया आपका, इसी जिम्मेदारी के दौरान। तो क्या बोलेंगे, इसके गोरी के कितने दास हुए आपका? 4 लोगों के बीच में इसका शासन बट गया, 4 लोगों में, 4 लोगों में। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा हमारे विश्वविद्यालय को नष्ट किया। पहला फोटो, अभी तो गवर्नमेंट ने इसको बसाया है। हम आपको बताएंगे प्राचीन इतिहास में कि गुप्त वंश के एक शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने इसको बसाया था। और जब हम आपको बहुत बार हम इसकी जानकारी देंगे, ये प्राचीन समय में ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, तो महायान शाखा का तो बहुत बड़ा केंद्र था, इसीलिए विदेश से भी लोग इसमें पढ़ने आते थे। हेनसुआंग इसी में पढ़ने आया आपका। ठीक है, बहुत सारे आपका अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया तो इसी में पढ़ने के लिए आया। बहुत लोग आते थे मतलब यहाँ पर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि नालंदा को आग लगाई, और कहा जाता है कि नालंदा आपका कई महीने तक आग जलती रही थी नालंदा में, इतनी लाख पुस्तकें वहाँ थी। भारतीय ज्ञान को नष्ट करने का काम किया बख्तियार खिलजी ने, और बाद की सरकारों ने इसके नाम पर रोड बनाई थी। देश का दुर्भाग्य है यहाँ की सरकारें कैसा विचार करती हैं। नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट किया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार का इसी ने नष्ट किया। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था, लेकिन बाद में ये ऐबक का सेनापति बन गया था। तो कहने का मतलब क्या है, इस चालाकी में कौन सफल हुआ कुल मिलाकर के? सेंटर पे कौन रहा? ऐबक, क्योंकि ये इसको इसने अपना सेनापति बना लिया, और फिर इसकी डेथ भी हो गई। ये इसके लिए चैलेंज होता बख्तियार खिलजी ऐबक के लिए, अगर उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन उसकी जल्दी डेथ हो गई। इन दोनों से उसने रिश्तेदारी कर ली, और भैया आपका गद्दी पे बैठ गया ऐबक। तो ऐबक किसका गुलाम है? गोरी का, क्योंकि गोरी का अपना बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, और ये जो शुरुआत की ये गुलाम वंश की ऐबक ने की। किसने की थी? गुलाम वंश की शुरुआत की ऐबक ने। और फिर यहां पर आपका गुलाम वंश रहा 1206 से लेकर के 1290। और ये जो लिखा हुआ है ये सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी बार बार रिपीट करती है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को ही क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इसका सेंटर दिल्ली रहा। तो भैया फिर 5 ही वंश इसमें क्यों है? तो 5 वंश इसीलिए हैं क्योंकि लोधी वंश के बाद में क्या हुआ था आपका, भारत में आए थे मुगल।
और मुगलों ने अपना जो सेंटर है वो दिल्ली से हटा के बना लिया था आगरा। कहाँ बना लिया था बताइए? दिल्ली से सेंटर कहाँ हो गया था बाद में? आगरा। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 ही वंश रखे जाते हैं, और उसमें से पहला है GKTSL, ऐसे याद रखना। GK तो सरल है, पढ़ने वाला चाहिए, रिपीट कौन कितनी बार करेगा उसको। तो GK तो सरल है, क्या बोलोगे? GK तो सरल है। ऐसे बोलते गुड़ खाओ तसले में, गुल खिले तो क्या बोलते हैं उसको? सेलम। गुल खिले तो कैसे भी याद रख लें, GK तो सरल ऐसे याद रख लेना। तो पहला गुलाम वंश हुआ, कितने वर्ष तक रहा? 84 वर्ष तक। 84 वर्ष तक रहा आपका, 84 वर्ष। फिर आता है इसके बाद में आपका जलालुद्दीन खिलजी। वो क्या करता है? एंड कर देगा इसका गुलाम वंश का, हम कहानी बताएंगे सारी आपको। जलालुद्दीन खिलजी, तो इसने खिलजी वंश की स्थापना की। इसके बाद में आया आपका गयासुद्दीन तुगलक, ये खात्मा करता है खिलजी वंश का। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक इन सब के बारे में आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सैयद वंश का संस्थापक रहा आपका खिज्र खां। खिज्र खां, ये सब फाउंडर्स हैं। और फिर आया लोधी वंश में आपका बहलोल लोधी, सबसे लंबा शासन यही करेगा। 1451 से 1489 तक गद्दी पर रहेगा ये बहलोल लोधी। तो ये सब कौन है? ये फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स, फाउंडर्स। देखिए इसको ध्यान से। खिलजी कब तक रहे? 1290 से 1320, यानी सबसे कम समय तक खिलजी रहे। सबसे कम समय तक कौन रहे हैं? तो आप कहोगे सबसे कम समय तक रहे हैं खिलजी। कितने वर्ष? कुल 30 वर्ष। और सबसे लंबे समय तक कौन रहे? तुगलक रहे। कितने वर्ष तक? 94 ईयर्स तक। सैयद आपका रहे 37 वर्ष तक। लोधी रहे आपका 75 वर्ष तक, 1451 से 1526। इस स्लाइड को याद रखना है आपको, ये ईयर्स नहीं भूलने हैं, ठीक है। अब हमें एक बात बताओ आप, कि पहला वंश पूछेगा दिल्ली सल्तनत का तो गुलाम वंश कह देंगे। अगर आपसे बोले, एक बच्चा कह रहा गुलाब खिले तो सांस लो, ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया विक्रम भाई। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है, तो आप कहोगे लोधी वंश है। तो ये बहुत छोटी चीजें हमने आपको बताई हैं जो आज के टारगेट में है, क्या आप इनको पालेंगे? तो कल की क्लास में हम कल का टारगेट आपको दिखा देते हैं। कल का टारगेट हमारा क्या रहेगा? PDF आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है। कल के टारगेट में हमारे रहेंगे साथी आपका, सेकंड टारगेट को देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश में कौन कौन शासक था आपका, और महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या करनी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अपनी बात को, जिन चीजों पर मैं बॉक्स बना रहा हूं उन चीजों को साथी नहीं भूलना है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, आप अपनी परफॉर्मेंस देखना एग्जाम में, आप बहुत कमाल करके आएंगे, ठीक है। तो कल हम इस टारगेट के लिए तैयार रहेंगे। जिन साथियों को रिवीजन के तौर पे, जो पहले हिस्ट्री को कभी भी कहीं से किसी से भी पढ़ चुके हैं, तो उसको रिवीजन के तौर पे रखिए। या आपको पूरा विश्वास है कि नहीं मैं तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूँ, तो कोई आवश्यकता भी नहीं है उसकी, ओके। ख्याल रखिए अपना। रिक्लूस भाई, रानी कुमारी दीदी, नेहा, चंचल बहन जी, बहुत बढ़िया, आंचल कुमारी, ठीक है। सर सिर्फ बॉक्स वाले याद करें तो एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। बच्चों सिर्फ बॉक्स बॉक्स कैसे याद कर लोगे? रिलेट कर लोगे क्या? पढ़ सारा लो, याद करने के लिए भूलना नहीं है बॉक्स को, बस इतनी चीज याद रखो। पढ़ लेंगे एक बार सारे को, बॉक्स वाली चीजों को भूलेंगे नहीं, खुद से ये प्रॉमिस करना। और लगातार छोटे बच्चों की तरह, तीसरी क्लास के बच्चे की तरह मत बोला करो प्लीज, ये कर लूँ जी तो एग्जाम हो जाएगा। बच्चा कंपटीशन है, खुद को स्मार्ट बनाना है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है ना। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।